अब बात करते हैं गांधी और भगत सिंह के बीच विवाद की। पहला जो डिफरेंस गांधी और भगत सिंह के बीच है वो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, यानी विचारधारा के रूप में डिफरेंस। गांधी जो थे वो एक अहिंसक आदमी थे और अहिंसा का उन्होंने पूरे जीवन जो है प्रचार किया। उनका मानना था कि अहिंसा से देश को आज़ाद किया जा सकता है और अहिंसा से ही देश को आज़ादी जो है वो मिलेगी। गांधी जो है एंड और मीन्स की बात करते थे। एंड का मतलब है कि हमें अंततः क्या पाना है और मीन्स का मतलब है कि किस साधन से हमें वो चीज़ पानी है। तो गांधी साधन के ऊपर भी विशेष महत्व देते थे और उनका मानना था कि साधन भी अच्छा होना ज़रूरी है। आप हिंसा से अगर आज़ादी हासिल करेंगे तो हो सकता है कि वही बंदूकें एक समय के बाद आपके खिलाफ उठना खड़ी हो जाएं। वहीं भगत सिंह का शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों के प्रति झुकाव था और रुझान था। कहा जाता है कि भगत सिंह को जब फांसी दी जाने वाली थी उससे पहले वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। लेनिन वो आदमी हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन से, क्रांति से रशिया में रेवोल्यूशन लेकर आया था और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां पे स्थापित की थी। हालांकि दोनों गांधी और भगत सिंह सिर्फ ब्रिटिशर्स के यहाँ से चले जाने को सच्ची आज़ादी नहीं मानते थे। गांधी का तो यहाँ तक कहना था कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज नहीं कर रहे हैं, मशीनरी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे ऊपर राज कर रही है। इसी की वजह से जो है ब्रिटेन ने हमको अपना गुलाम बना लिया है। मशीनों से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और इन प्रोडक्शन को खपाने के लिए फिर ब्रिटेन नए नए मार्केट की तलाश में भारत तक पहुंचा। तो इन मशीनरी की वजह से ही आज हम गुलाम बन गए हैं। वहीं गांधी का ये भी मानना था कि सिर्फ अंग्रेज़ों के चले जाने से आज़ादी नहीं माननी चाहिए। जब तक देश के गरीबतम इंसान को इंसाफ ना मिले, आज़ादी ना मिले, तब तक आज़ादी व्यर्थ है। वहीं भगत सिंह ने भी ये कहा कि तेज बहादुर सप्रू को अगर लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय के वाइसरॉय थे, उनकी जगह उठा के बिठा दिया जाए और इसी सिस्टम में बिठा दिया जाए, सिर्फ एक भारतीय का वहाँ पे बदलाव हो जाए, अंग्रेज की जगह भारतीय आ जाए और सिस्टम वैसा का वैसा रहे, तो ये आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है। रिलीजन के ऊपर यानी धर्म के ऊपर जो विचार थे दोनों के, वो भी एक दूसरे से अलग थे। जहां भगत सिंह ने अपनी किताब वाई आई एम एथिस्ट में एक अपने आप को एक नास्तिक बताया है और बताया कि क्यों मैं एक नास्तिक हूं। वहीं गांधी एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी किताब हिंद स्वराज से ही पता लगता है कि उनकी धर्म में आस्था थी। वहीं दोनों गांधी और भगत सिंह सांप्रदायिक हिंसा, किसी भी तरीके की सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ थे और मेल मिलाप के ऊपर, भाईचारे के ऊपर दोनों ने एम्फेसिस दिया। भगत सिंह अपने शुरुआती जीवन में गांधी के एक प्रशंसक थे और गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है आज़ादी के आंदोलन में उसको उन्होंने महत्व दिया, उसको सराहा, सम्मान दिया। मगर धीरे धीरे उनके जो रास्ते थे वो गांधी से अलग होने लग गए। सबसे बड़ा इंसिडेंट था चोरी चोरा मूवमेंट में। गांधी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, जब वो अपने एक चरम सीमा पे थी, तो भगत सिंह ने इसकी आलोचना करी। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने भी इसकी आलोचना करी। अब सबसे बड़ा विवाद जो गांधी और भगत सिंह के बीच में है वो ये है कि गांधी जो है वो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, मगर उन्होंने पूरी तरीके से प्रयास नहीं करा। भगत सिंह की फांसी के बाद जब गांधी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे, वहां युवाओं ने गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारे लगाए और काली पट्टी बांधकर गांधी का विरोध प्रदर्शन किया। वो इस बात से खफा थे कि गांधी ने पूरी तरीके से प्रयास नहीं करा भगत सिंह को बचाने के लिए। वहीं कांग्रेस के काफी नेता और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी गांधी जी के खिलाफ थे कि उन्होंने पूरी तरीके से प्रयास नहीं करा भगत सिंह को बचाने के लिए। जे.एस. देओल, जिन्होंने भगत सिंह की बायोग्राफी लिखी है, 1969 में उन्होंने कहा कि गांधी जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे भगत सिंह की फांसी के लिए। जब से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, गांधी के ऊपर एक दबाव बनाया गया। कांग्रेस के नेताओं और देश भर से एक दबाव आया कि गांधी को पूरी तरीके से प्रयास करने चाहिए भगत सिंह को बचाने के लिए फांसी पर चढ़ने से। अब ये विवाद कहां से उठता है ये देखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने देश की समस्याओं के ऊपर बात करने के लिए गांधी को आमंत्रण दिया। 1930 में भी यह आमंत्रण कांग्रेस को दिया गया, मगर कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी और इरविन के बीच बातचीत हुई। 17 फरवरी से ये बातचीत शुरू हुई और 5 मार्च तक ये बातचीत जो है वो चली। 5 मार्च को ये फैसला किया गया, ये समझौता किया गया लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय वाइसरॉय थे देश के, और गांधी के बीच कि
पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने अहिंसात्मक तरीकों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करा था, उनको जेलों से रिहा कर दिया जाएगा। ये समझौता जो है गांधी और भगत सिंह के बीच में हुआ। अब गांधी का जो क्रिटिसिज्म है, जो गांधी के क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि गांधी को किसी समझौते पर नहीं पहुंचना चाहिए था लॉर्ड इरविन के साथ। जब तक देश के वायसरॉय इस बात के लिए नहीं मानते कि भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाएगी। इस बात के लिए बहुत आलोचना हुई गांधी की। ये कहा गया कि गांधी को ये शर्त रखनी चाहिए थी समझौता करने से पहले या बातचीत करने से पहले कि अगर आप भगत सिंह की फांसी वापस लेंगे तभी मैं बात करूंगा, मगर गांधी ने ये नहीं करा और समझौते पर अंततः वो पहुंच गए। गांधी के लिए धर्म संकट जरूर रहा होगा, क्योंकि वो शुरू से ही अहिंसात्मक मूल्यों, नॉन वायलेंस की बात करते रहे थे। और ऐसे में अगर वो भगत सिंह की फांसी, जिन्होंने बम फेंका था और सॉन्डर्स की हत्या में भी उनका नाम था, अगर ऐसे भगत सिंह की वो फांसी को रोक लगा दे तो उनके ऊपर सवाल खड़े हो सकते थे। वहीं गांधी ने बाद में कहा कि मैं किसी भी तरह की हिंसा के साथ नहीं हूं, चाहे वो किसी के साथ भी हुई हो। और फांसी के बाद ही नहीं, जब भगत सिंह को 4 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था और स्पेशल एक ट्रिब्यूनल बनाई गई जहां भगत सिंह का फैसला किया जाना था, तो गांधी ने वायसरॉय को एक चिट्ठी लिखी और क्रिटिसाइज किया कि इस तरीके की ट्रिब्यूनल बनाने की क्या ज़रूरत है और ब्रिटिश हुकूमत इतनी जल्दी क्यों कर रही है भगत सिंह को फांसी देने के लिए। वहीं 31 जनवरी 1931 में इलाहाबाद के सेशन में भी गांधी ने ये कहा था कि भगत सिंह को फांसी जो है नहीं होनी चाहिए। वहीं फांसी देने के बाद गांधी ने कहा कि मैं जितने भी तरीकों से वायसरॉय को समझा सकता था मैंने समझाया। 31 मार्च सुबह एक मैंने चिट्ठी भी लिखी वायसरॉय को, जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी और मैंने वायसरॉय को समझाया कि फांसी जो है ना दी जाए, मगर मेरी बात नहीं मानी गई। फांसी के बाद गांधी ने कहा कि इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया, उनकी वीरता को जो है मैं नमन करता हूं, लेकिन कृत्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, मतलब इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। देश को फायदा हुआ भगत सिंह के सॉन्डर्स को मारने से, ऐसा मैं नहीं मानता। खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय को तलाशने लगेंगे। मतलब गांधी ने एक तरफ वीरता को नमन कर दिया और दूसरी तरफ हिंसा की आलोचना भी कर दी। वहीं भगत सिंह खुद भी किसी भी तरह की माफी मांगने के पक्ष में नहीं थे और जब उनके पिता ने ब्रिटिश हुकूमत से दरख्वास्त की कि मेरे बेटे को माफ कर दिया जाए, तो भगत सिंह ने उनका भी विरोध किया और उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी तरीके की जो है माफी नहीं चाहिए। वहीं लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय देश के वायसरॉय थे, उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा कि मुझे आश्चर्य है, मुझे ताज्जुब है इस बात का कि गांधी, जो कि पूरी जिंदगी नॉन वायलेंस को बताते रहे, उसको प्रीच करते रहे, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि गांधी भगत सिंह को क्यों बचा रहे थे, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो एक हिंसात्मक जुर्म में उनको फांसी जो है दी गई। तो इस बात से भी ये समझ आता है कि गांधी ने प्रयास जरूर किए थे लॉर्ड इरविन के सामने कि भगत सिंह को फांसी ना दी जाए। इन सारी बातों को देखने के बाद हमें ये समझ आता है कि गांधी हो चाहे भगत सिंह हो, दोनों की विचारधाराएं चाहे अलग अलग हों, एक हिंसात्मक तरीके से देश को आज़ादी दिलाना चाहते हों, एक अहिंसात्मक तरीकों से देश को आज़ादी दिलाना चाहते हों, मगर दोनों का मकसद देश का भला करना था, देश के लिए आज़ादी लाना था और एक ऐसे भारत की परिकल्पना थी जहाँ भारत अपना निर्णय जो है खुद ले सके। तो चाहे वो भगत सिंह हो चाहे वो गांधी हो, दोनों ने अपने अपने तरीकों से प्रयास किया और हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, चाहे वो अहिंसात्मक तरीके से कंट्रीब्यूशन हो चाहे वो हिंसात्मक तरीके से कंट्रीब्यूशन हो। हालांकि हाँ, हम आलोचना ज़रूर कर सकते हैं कि ये किया जा सकता था या ये नहीं किया जाना चाहिए था, मगर इसकी वजह से पूरे कंट्रीब्यूशन को नकार देना ज़्यादती होगी। इस वीडियो की रिसर्च करने में मेरी मदद की है विशाल ने, उनका धन्यवाद। चलिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।